हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज फिर से एक और अमेजिंग सेशन मैं लेके आया हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि सीडीएस का इंग्लिश सेक्शन का ये सेशन होने वाला है जिसमें हम पीवाईक्यूज़ डिस्कस करेंगे। अब पीवाईक्यूज़ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी रेलेवेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा तो यही मानना है कि सारे एस्पिरेंट्स को जो भी सीडीएस एग्जाम देने वाले हैं फ्यूचर में, उन्हें एक बार पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करने चाहिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस को पढ़ लेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, जिससे हमें ये पता चले कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमसे, वो क्या पूछना चाह रहा है और हमें क्या अप्रोच लगानी है, हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला काम हमारा यही है कि डायरेक्शन को पढ़ेंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ वर्ड और वर्ड्स अंडरलाइंड। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच वर्ड क्लास द अंडरलाइंड वर्ड्स बिलोंग्स और बिलोंग टू। मतलब क्या है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में आपको एक वर्ड हाईलाइट है या अंडरलाइंड है, मतलब ऐसे मार्क कर दिया गया है कि आपको पता चलेगा कि हाँ हमें ये वर्ड देखना है। और क्या करना है, इस सेंटेंस में ये जो वर्ड जो हाईलाइटेड है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, मीन्स कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है वो वर्ड, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं। ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। हाँ, एक बात और, मेरे सॉल्व करने से पहले आप सभी वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे एक बार, और फिर देखेंगे कि क्या आपका आंसर सही था और क्या जो आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया क्वेश्चन को सॉल्व करने में और मैं जो बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, क्या वो मैच करता है। ठीक है, तो हमारा जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है ओइंग टू, मीन्स ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। अब ओइंग टू क्या है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, पार्टिसिपल है, डिटरमाइनर है। तो हमें पता है ओइंग टू क्या होता है, ये प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ या ड्यू टू दिस रीजन। तो इसमें हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा बी। ये ओइंग टू क्या है, इसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ हो गया, फिर ड्यू टू हो गया। तो ड्यू टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ या ड्यू टू हिज इल हेल्थ। तो ओइंग टू हमारा प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है, पार्टिसिपल नहीं है, डिटरमाइनर नहीं है। ठीक है, चलिए। माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब ये जो सेंटेंस है, माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट, इसमें देयरफॉर का हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। वो क्या है, जेरेंड है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या कंजंक्शन है। ठीक है, तो हमें पता है कि देयरफॉर ये क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये कॉन्सिक्वेंस बताता है, रिजल्ट बताता है किसी एक्शन का, किसी इवेंट का, और ये एक एडवर्ब होता है। देयरफॉर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, माई सिस्टर इज जस्ट 16, मेरी सिस्टर अभी 16 ही है और इसलिए ड्यू टू दिस रीजन वो एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए। तो एडवर्ब है। अब हाँ, देयरफॉर का एक और, अब आपको, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन दिया है, माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट, तो यहाँ पर सर देयरफॉर क्या कंजंक्शन नहीं हो सकता, क्या कंजंक्शन नहीं हो सकता। कंजंक्शंस क्या होते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो हमें दिख रहा है कि एक क्लॉज ये हो गया माई सिस्टर इज जस्ट 16 और दूसरा क्लॉज ये हो गया नॉट एलिजिबल टू वोट। मतलब यहाँ पे दो क्लॉजेस होंगे, माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड माई सिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू वोट, उसको देयरफॉर से कनेक्ट किया है। तो हाँ, जस्टिफिकेशन तो सही है कि हाँ कंजंक्शन तो भी हम कह सकते हैं, बट कंजंक्शन कह सकते हैं क्यों, क्योंकि ये कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, बट इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो ये एडवर्ब है ना। तो ये एडवर्ब है तो हम इसको एडवर्ब ही मार्क करेंगे, कंजंक्शन नहीं मार्क करेंगे। भले ही कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा हो, बट ये एडवर्ब है, इस वजह से हमने ये एडवर्ब यहाँ पे मार्क किया। अब जैसे मैं अगर बोल दूं, एक एग्जांपल देता हूं कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि स्विमिंग का आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, ये क्या है, ये नाउन है या जेरेंड है, तो आपका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे बाय फंक्शन हम देखें तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है सेंटेंस का, और सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो इस वजह से तो नाउन सही लग रहा है। लेकिन नहीं, ये स्विमिंग किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये स्विम का कौन सा जेरेंड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है।
इसीलिए ये हम इसे जेरेंड मार्क करेंगे। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। देयरफॉर बेसिकली भले ही कर रहा हो कंजंक्शन का फंक्शन, बट हम उसे एडवर्ब ही मार्क करेंगे क्योंकि वो एडवर्ब है, इसीलिए हमारा आंसर बी सही हुआ। चलिए, दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट विथ अस। दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट विथ अस। इसमें ट्राइड का क्या है? पार्टिसिपल है, वो वर्ब है, इन्फिनेटिव है, या जेरेंड है? अब चूंकि ऑप्शंस काफी वैडिंग दे रखे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो सकता है। 2 + v1 है, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या है? 2 + फाइंड 2 क्या है यहाँ पे? ये क्या होता है? पार्टिकल होता है। फाइंड क्या है? v1 है। तो 2 + v1 का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव। तो हमारा आंसर क्या है? इन्फिनेटिव है। दे ट्राइड टू, और ये रूल क्या किसका प्ले कर रहा है? ये ट्राइड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल नहीं है। पार्टिसिपल क्या होता है? ईडी फॉर्म होते हैं वर्ब्स के, आईएनजी फॉर्म होते हैं। वर्ब नहीं है 2, और जेरेंड भी नहीं है। अब देखिए, वर्ब हम कहेंगे मे बी 2 + v1 है, काइंड ऑफ वर्ब ही जैसा है, इन्फिनेटिव। लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव दिया हुआ है हमें, तो हम इसको इन्फिनेटिव मार्क करेंगे, क्योंकि मोड कौन सा आंसर हमारा इन्फिनेटिव होगा। जेरेंड है नहीं, क्योंकि वो तो आईएनजी फॉर्म होता है, नॉन का प्ले और पार्ट प्ले करता है। ये भी कर देता है, बट वो आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें होगा 2 + 5, यानी 2 + v1, ये एक इन्फिनेटिव है। विच वे शैल वी गो? विच वे शैल वी गो? हमें किस रास्ते जाना है? तो यहाँ पे विच का पूछा गया है पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि बताना है हमें कि वो नाउन है, जेरेंड है, कंजंक्शन है, या एडजेक्टिव है। तो क्या है ये? तो विच हमारा है एडजेक्टिव। कैसे पता चला? वे क्या है? नाउन है। नाउन से पहले आया है, उसी के बारे में बता रहा है ना। विच वे, उसी का आंसर करेगा। कौन सा वे? तो बात तो वे की ही कर रहा है। और जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। नाउन नहीं होते, जेरेंड नहीं होते, कंजंक्शन नहीं होते हैं। तो हमारा विच जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। अलास ही इज डेड। अलास ही इज डेड। तो इसमें जो अलास है ये क्या है? डिटरमाइनर है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, या इंटरजेक्शन है? ये मुझे लगता है इस सेशन का सबसे इजी, इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। पता है यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये इंटरजेक्शन है। ये सब तो है नहीं। अब ब्रावो, होरा, अलास, ये सब क्या होते हैं? इंटरजेक्शन ही होते हैं। सो हमारा आंसर इसमें होगा डी। तो पहला सेट हमने देखा और हमने उसको सॉल्व भी किया, तो आपको पता चला होगा कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी। आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है। वहाँ पे बेसिकली क्यों ना कोई जो वर्ड है वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा हो, आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, और वैसे ही आप उस आंसर को मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये फिल इन द ब्लैंक्स का है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड इज फॉलोड बाय 4 चॉइसेस। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। यानी कि एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक ब्लैंक है और 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें उस ब्लैंक को भरना है सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट से। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट। ये क्यों दिया होता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि एक से ज़्यादा वर्ड भी फिट हो सकते हैं। अब उन दोनों वर्ड्स में से डिसाइड करना कि सबसे एप्रोप्रिएट क्या है, यही इस क्वेश्चन की डिमांड है। और यही जो एस्पिरेंट ये अच्छे से डिसाइड कर लेता है कि इन 2 वर्ड्स में से यही मोस्ट एप्रोप्रिएट है, उसका आंसर सही होता है। तो पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि ही पेड हिज डेट्स डैश टू द लास्ट पेनी। यानी ही पेड हिज डेट्स डैश टू द लास्ट पेनी। डाउन टू द लास्ट पेनी, ओवर टू द लास्ट पेनी, फुल टू द लास्ट पेनी, फुल्ली टू द लास्ट पेनी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डाउन, ठीक है। डाउन टू द लास्ट पेनी ये एक्चुअली एक ईडियम कह सकते हैं, एक फ्रेज है, एक फिक्स्ड फ्रेज है। इसको ऐसे ही लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि एक एक पैसा उसने चुका दिया है ना। एवरी सिंगल अमाउंट, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ दैट अमाउंट, एवरी सिंगल पेनी कह सकते हैं, उसने वो चुका दिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? डाउन। हाँ, डेवलपिंग डैश इन अ डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग। Developing dash in a diverse country requires detailed planning, growth, scarcity, poverty, infrastructure.
ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो डेवलपिंग डैश इन अ डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स डिटेल प्लानिंग। अब हमें क्या डेवलप करना है, एक डाइवर्स कंट्री में क्या डेवलप करने में ये जरूरत पड़ती है एक डिटेल प्लानिंग की। ग्रोथ, स्कार्सिटी, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब स्कार्सिटी और पॉवर्टी को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम स्कार्सिटी पॉवर्टी किसी कंट्री में डेवलप क्यों करेंगे? स्कार्सिटी क्या होता है? लैक, किसी चीज़ का ना होना। और पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी। वो हम डेवलप क्यों करेंगे? तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही सेंटेंस के टोन देके ही हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। बचा ग्रोथ या इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या डेवलप करना है? ग्रोथ डेवलप करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है एक डाइवर्स कंट्री में जिसमें डिटेल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है? अब बताइए इसमें दोनों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, ग्रोथ है या इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, ग्रोथ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक बिल्डिंग्स हो गए या कोई कनेक्टिविटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सारी चीज़ें। तो उसे डेवलप करना एक डाइवर्स कंट्री में काफ़ी डिटेल प्लानिंग की मांग करता है। वो ग्रोथ क्यों नहीं हो सकता? ठीक, ग्रोथ का मतलब होता है कि आप एक लेवल से ऊपर के लेवल पे पहुंच गए या अपने गोल की तरफ और नियर और नज़दीक पहुंच गए। तो ग्रोथ आप अटेन करते हैं, उसे डेवलप नहीं करते हैं। इट इज़ आई कैन से इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शन। आपने प्लानिंग की, आपने डेवलप किया इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे जो रिजल्ट आए वो आप ग्रोथ कह सकते हैं। तो आपने ग्रोथ अटेन की, आपने अचीव की, आप उसको डेवलप नहीं करते, तो इससे ग्रोथ हमारा गलत हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा। डैश प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। डैश प्रोविजन, अच्छा इस सेंटेंस में मैं आपको कुछ बताता हूं। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डेवलपिंग क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ऐसे सब्जेक्ट तो पूरा है, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ डाइवर्स कंट्री, ये पूरा ही सब्जेक्ट है। और रिक्वायर्स वर्ब का ये सब्जेक्ट है और रिक्वायर्स वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पार्ट है। अब ये जो डेवलपिंग है ये जेरेंड है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें डेवलपिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, तो आप नाउन नहीं कहेंगे। भले ही ये सब्जेक्ट बना हुआ है बट ये है तो वर्ब का फॉर्म, तभी तो ये ऑब्जेक्ट ले रहा है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये डेवलपिंग का ऑब्जेक्ट ही तो है, ये इसका ऑब्जेक्ट तो है, क्योंकि नाउन्स थोड़ी ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो है तो ये वर्ब फॉर्म ही, जेरेंड क्या होता है? वर्ब फॉर्म होता है। तो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ डाइवर्स कंट्री, अब इन यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया और अ डाइवर्स कंट्री प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पूरा ही एक नाउन फ्रेज है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डेवलपिंग का बताओ पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप बोलेंगे जेरेंड, ठीक है। चलिए, डैश प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। डैश प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। प्रोक्योरमेंट, सब्सिडाइज्ड, एडिक्वेट, कैपिटल। अब पता है हमें कि प्रोविजंस क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आता है, तो ही वो पता है कैसे प्रोविजंस किए गए हैं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए हमें? एडजेक्टिव चाहिए। तो प्रोक्योरमेंट जो नाउन है ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जो एक्ट होता है, कहीं से कुछ लाना विथ डिफिकल्टी, वो होता है कि हमने ये प्रोक्योर किया है, वी हैव अचीव दिस, वी हैव गॉट दिस विथ डिफिकल्टी। तो ये गलत है। कैपिटल भी गलत है। कैपिटल क्या होता है? लाइक आपका जो रिसोर्स होता है, जो आप लगाते हो, वो कैपिटल होता है। किसी अपने बिजनेस में लगाया, कहीं पे लगाया, तो दिस इज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दिस बिजनेस। तो ये दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये दोनों गए। अब बताना है सब्सिडाइज या एडिक्वेट। तो सब्सिडाइज क्या होता है? डिस्काउंटेड कह सकते हैं उसको, ठीक है, कि आप आधा पे ऑलरेडी कर दिया गया, आपको कम पे करना है। तो सब्सिडाइज्ड प्रोविजंस हैव बीन मेड। प्रोविजंस क्या होता है? ऐसे चीज, कोई फैसिलिटी, कोई मेजर्स किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सब्सिडाइज नहीं होगा हमारा आंसर, एडिक्वेट होगा। एडिक्वेट मतलब कि सफिशिएंट, जितना चाहिए उतना प्रोविजंस बनाया गया है, बहुत मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी प्रोविजंस किए गए हैं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारा आंसर इसमें है एडिक्वेट, करेक्ट। The dash growth in the Indian financial markets can be attributed to a number of reforms. The dash growth in the Indian financial markets can be attributed to a number of reforms. क्या होगी? Efficiency, phenomenal, catastrophe या meteor? अब growth again it's a noun, तो noun पहले क्या आएगा? Adjective आएगा, ठीक है। Efficiency क्या है? Noun है,
कैटास्ट्रॉफी भी नाउन है, मीटियोर भी नाउन है। एफिशिएंसी क्या होती है, किसी चीज़ को अब कितनी अच्छे से कोई चीज़ करती है, अपना जो फंक्शन है वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो इसकी एफिशिएंसी है। तो ये गलत है, ये नाउन है। कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, एक डिजास्टर, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं, नेगेटिव इवेंट कह सकते हैं जो कि वाइड स्प्रेड लॉस करता है। मीटियोर, मीटियोर क्या, एक हेवनली बॉडी कह सकते हैं, जो स्पेस में ट्रैवल करता है, पार्ट्स होता ही है आई प्लैनेट्स का ही। तो ये तीनों नाउन्स हैं। फिनोमिनल मीन्स वेरी गुड, ठीक है, या कह सकते हैं आप रिमार्केबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि एक रिमार्केबल ग्रोथ हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरी गुड ग्रोथ हुई है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो हमारा आंसर है बी। We live in dash an old house, rather fairly quite pretty. इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? We live in rather an old house, we live in fairly an old house, we live in quite an old house, और we live in pretty an old house. ठीक है, तो fairly और pretty तो इसी वजह से एलिमिनेट हो गया कि fairly और pretty के बाद आर्टिकल नहीं आता। हम ऐसे बोलते हैं दिस इज फेयरली गुड या दिस इज प्रिटी बिग, ऐसे नहीं बोलते कि दिस इज फेयरली अ गुड या दिस इज प्रिटी अ बिग, नहीं। अब बच्चा रादर और क्वाइट, तो वी लिव इन रादर एन ओल्ड हाउस और वी लिव इन क्वाइट एन ओल्ड हाउस, क्या होगा एप्रोप्रिएट, रादर होगा या क्वाइट होगा? तो देखिए दोनों मीनिंग रादर और क्वाइट का मतलब यहाँ पे अगर आप रादर फिट कर दो या क्वाइट फिट कर दो, यहाँ पे मीनिंग वो सेम कन्वे करेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इम्फोसाइज करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे रैदर और क्वाइट का फंक्शन क्या होता है, वो कोई चीज इम्फोसाइज करता है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा करता है रैदर, प्लस 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 ये इतना करता है, क्वाइट हम कह सकते हैं डबल प्लस करता है। बट यहाँ पे क्या फिट होगा, वी लिव इन रादर एन ओल्ड हाउस या वी लिव इन क्वाइट एन ओल्ड हाउस, क्योंकि दोनों तो फिट हो नहीं सकते। तो हम कहेंगे वी लिव इन क्वाइट एन ओल्ड हाउस। अब क्यों? क्योंकि रादर जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज मतलब कन्वे करता है कि आप उस चीज को जान के आप शॉक हो गए, कि अगर कोई बोलता है दिस इज रादर शॉकिंग, दिस इज रादर गुड, अगर आपने कोई चीज समझ लीजिए मूवी है, आपने कोई मूवी देखी, आपका माइंडसेट ये था कि मूवी बेकार होगी, बट आपने देखा आपको अच्छी लगी, तो आपसे किसी ने पूछा कि हाउ वाज द मूवी, तो आप बोलेंगे इट वाज रादर गुड। व्हाई? बिकॉज यू वर सरप्राइज्ड। व्हाई यू वर सरप्राइज्ड? बिकॉज यू थॉट दैट द मूवी वुड बी अनसैटिस्फैक्टरी। तो यहाँ पे सरप्राइज की बात तो हो नहीं रही है, अचानक से उनको पता नहीं चला होगा कि एक बार वो सुबह उठे तो उनको पता चला कि अरे काफी पुराने घर में हम रह रहे हैं, नहीं, उनको ये बात पता होगी पहले से, वो बस इस चीज को इम्फोसाइज कर रहे, किसी दूसरे को बता रहे कि हम काफी पुराने घर में रहते हैं, यानी कि वी लिव इन क्वाइट एन ओल्ड हाउस, सो क्वाइट विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई समझ में बात? काफी कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, काफी कुछ एस्पिरेंट्स को डिफिकल्ट भी लग सकता होगा, कुछ के आंसर्स इसमें गलत हुए होंगे, पर चलिए अच्छी बात है कि आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, क्योंकि फेलियर्स ही होते हैं ना आपको जो सक्सेस तक पहुंचाते हैं। सो ऑलवेज embrace your failures and always learn from them. हाँ, अब idioms आ गए हैं। Given below are some idioms phrases followed by 4 alternative meanings into each. Choose a response A, B, C, D, which is the most appropriate meaning and mark your response on the answer sheet accordingly. Idiom है, उसकी मीनिंग बतानी है। पहला idiom है be in the soup. Be in the soup, सूप में होना। तो सूप में होने का मतलब क्या होता है? To be in trouble, to be very healthy, to be good at the workplace, और to be honest to people. अब देखिए सूप में भी हेल्दी हो सकता है, बट टू बी वेरी हेल्दी इसका मतलब नहीं है, वर्क प्लेस वाला मतलब भी नहीं है इसका, और ऑनेस्ट भी नहीं है। बी इन द सूप मीन्स टू बी इन ट्रबल। हाँ, अब कैसे सूप में कैसे होता है, सूप काफी गर्म होती है, अब उसमें कोई आपका हाथ चला गया तो कैसा आपके लिए ट्रबल होगा कि आपको गर्म लगेगा। तो उसी तरह से अगर कोई सूप में है तो ट्रबल में है, अगर आपके सूप में कोई मक्खी गिर गई तो मक्खी किस चीज में? ट्रबल में है, एंजॉयमेंट में तो है नहीं वो, क्योंकि वो सूप में मतलब स्ट्रगल ही कर रही है ना बाहर निकलने के लिए। तो बी इन द सूप हुआ टू बी इन ट्रबल। अ टर्न ऑफ द स्क्रू, अ टर्न ऑफ द स्क्रू इसका मतलब क्या है? टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव वे, नहीं। टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव वे का होता है टर्न ऑफ द लीफ होता है। टू चेंज पीपल्स ओपिनियन इन योर फेवर, नहीं। टू बिकम पॉपुलर, नहीं, ये भी नहीं होता।
एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, है ना, कोई एक एक्शन किया, किसी ने कुछ किया जो कि एक सिचुएशन पहले से ही खराब थी उसको और बिगाड़ दिया, बदतर कर दिया, वो हुआ अ टर्न ऑफ द स्क्रू। यानी कि एक्सैसरबेट कर दिया, एग्रावेट कर दिया सिचुएशन को, कंपाउंड कर दिया, एस्केलेट कर दिया एक और वर्स इन डिग्री पे, तो वो हुआ टर्न ऑफ द स्क्रू हम कहेंगे उधर। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अ व्हाइट एलिफेंट, इट इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, आप सभी इसमें 100% करेक्ट स्कोर करेंगे। अ व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? समवन हु इज कंप्लीटली गुड एंड ऑनेस्ट, नहीं। समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, यही होता है इसका आंसर। अ सिचुएशन वेयर यू वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर समथिंग, नहीं। और टू मेक समवन फील एंक्सियस, नहीं। एक वाइट एलिफेंट हम किसको कहते हैं? कोई चीज़ है वो काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, यूजलेस है वो होती है वाइट एलिफेंट। अ हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो क्या है? समवन हु इज वेरी एंग्री, someone that is difficult to deal with, someone who is holier than appears to be, or to be unable to decide। तो who, आप किस चीज़ को एक हॉट पोटैटो कहेंगे? किसको या किस चीज़ को आप कहेंगे एक हॉट पोटैटो? तो हम कहेंगे ऐसी सिचुएशन को, ऐसे पर्सन को जिससे डील करना काफ़ी डिफिकल्ट है, वो एक हॉट पोटैटो है। सारे आंसर गलत। ठीक है, कैसे होता है? पोटैटो अगर हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो आप उसको छू नहीं पाते हैं, आप छूते हैं पीछे से ऐसे हट जाते हैं। तो वही है, कोई सिचुएशन इतना डिफिकल्ट है, आप छू रहे हो, आपको फिर वो इतना प्रॉब्लम दे दिया कि आप उससे हट जा रहे हो, बहुत डिफिकल्ट है, तो वो होता है हमारा हॉट पोटैटो, यानी समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दिस इज ऑल्सो क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। अब देखिए मैंने यूज किया क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पहले से पता होगा। अब कुछ लोगों को पता नहीं है, अगर उनके लिए अगर ये अटेम्प्ट करते हैं और उनको लगता है अरे ये तो मेरा, आपने गेस किया, ये तो सही हो गया, तो आप बोल सकते हैं रादर एन ईजी क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि आपका गेस सही हो गया। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस क्या होगा? पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, ना। पीपल हु आर्ग्यू अ लॉट, नहीं। पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल, ये होते हैं। हम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते ना, एप्पल्स अपनी जगह सही है, ऑरेंजेस अपनी जगह सही है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपना अपना अलग टेस्ट है, अपना अपना अलग इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तो वो डिफरेंट है। तो ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है पीपल हु आर डिफरेंट और जिन्हें कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इनकम्पेरेबल। पीपल हु फाइट ओवर माइनर इशूज, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हुआ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का? ऑप्शन सी। ओके, सो दिस इज अनदर डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हम फिर से पहले डायरेक्शंस पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो हमारा डायरेक्शन क्या कह रहा है कि ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें क्या करना है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी कि सिनोनिम टू द अंडरलाइंड वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली, यानी हमें इस वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है। सच ट्रेडिशनल मेथड सीम इनकॉन्ग्रुअस इन आवर टेक्निकल एज। इनकॉन्ग्रुअस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकॉन्ग्रुअस? इनकम्पैटिबल, डिफरेंट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? मतलब क्या आ रही है कि जो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या है? यहाँ पे ये है इनकम्पैटिबल है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसका जो ये होगा सिनोनिम वो होगा इनअप्रोप्रिएट। अनसर्विंग, कांस्टेंट, अनवैरिंग, इन सबका एक ही मतलब होता है अनचेंजिंग, ठीक है। जो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, स्टीडी रहे, तो ये हमारे गलत हो गए। आंसर है इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। ये जो ट्रेडिशनल मेथड से ये इनअप्रोप्रिएट हमें लग रहे हैं आज जो टेक्निकल एज में हम रह रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो। मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, तो मर्क्यूरियल का क्या होता है मीनिंग? वोलेटाइल, प्लेजेंट, एग्रीएबल और मर्सीफुल। मोहन का जो टेम्परामेंट है, उसका जो मूड है काफी मर्क्यूरियल है, मीन्स बहुत चेंज करता है। लाइक मर्क्यूरी को देखा है आपने थर्मोमीटर में, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वो भी अपना लेवल चेंज करती है, तो वैसा ही इसका टेम्परामेंट भी है, ये भी ऊपर नीचे होता रहता है इसका मूड। तो हम कहेंगे कि मोहन का टेम्परामेंट कैसा है? वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो एक जैसा ना रहे, चेंज होता रहे, ठीक है। प्लेजेंट, एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? कह सकते जो हैप्पीनेस दे, सेटिस्फैक्शन दे, सेटिस्फैक्ट्री हो,
गिव्स हैप्पीनेस, गिव्स सेटिस्फैक्शन, तो ये तो हमारा आंसर गलत हो गया। इधर भी मर्सीफुल नहीं होगा। मर्सीफुल का मतलब क्या, दयालु, जो काइंडनेस दिखाए, बेनोवलेंट कह सकते हैं हम उसको, तो ये आंसर नहीं, हमारा मर्क्यूरियल वोलेटाइल आंसर है। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। इट इज ऑब्लिगेटरी, सारे एम्प्लॉयज के लिए ऑब्लिगेटरी है। क्या ऑब्लिगेटरी है? प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना। अब ऑब्लिगेटरी, अगर कोई एम्प्लॉय ये चीज़ पढ़ता है, एक नोटिस वहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, तो एम्प्लॉय क्या समझेगा इससे? क्या कि ये वॉलंटरी है, मतलब मेरे मन पे है, मैं चाहूँ तो पहनूँ, मैं नहीं चाहूँ तो नहीं पहनूँ। इलेक्टिव है कि हाँ मतलब ऑप्शनल है, करना तो है बट नहीं भी पहन सकते, कोई दिक्कत नहीं है। या ऑप्शनल वही बात है कि नहीं नहीं पहने ना पहने क्या ही फर्क पड़ता है। या फिर एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू फुलफिल दैट। तो जिसका मोस्ट नियरेस्ट जो वर्ड है वो है एसेंशियल, ये बाकी गलत है। यानी इट इज एसेंशियल फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। C has a genetic predisposition to liver disease. C has a genetic predisposition to liver disease. So what is the meaning of the word genetic? Resistance, immunity, vulnerability, exemption. क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, इम्यूनिटी होगी, वल्नरेबिलिटी होगी, एग्जाम्पशन होगा। अब देखिए इसमें एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी अब सेम ही मीनिंग पे है। अब रेजिस्टेंस सही आंसर हो सकता है तो इम्यूनिटी भी सही आंसर हो सकता है, ठीक है, तो हम दोनों इनको ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। एग्जाम्पशन क्या होता है? किसी चीज़ से आपको हटा दिया गया है, लाइक कोई चीज़ है, कोई एक तरह से कह सकते हैं कोई नेसेसरी वर्क है, वो सबके लिए है बट आपके लिए नहीं है, आपको उस चीज़ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, वो एग्जाम्पशन हुआ। तो ये भी काइंड ऑफ इसी से कर रहा है ना, आप उस चीज़ से इम्यून है, आपको वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, तो ये भी सिमिलर मीनिंग दे रहा है। तो 3 वर्ड्स तो नहीं हो सकते, बचा क्या? वल्नरेबिलिटी। तो अगर किसी को पता ना हो लाइक वर्ड का मीनिंग, बट अगर वो ऑप्शंस को देख के और उनको लगे कि ये 3 ऑप्शन तो सिमिलर लग रहे हैं, तो ये अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये अप्रोच करें, आप पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो तभी आंसर मार्क करें। प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं हम लोग, ससेप्टिबिलिटी कह सकते हैं, मतलब कि किसी डिजीज़ को लेके वो कमज़ोर है, उससे ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है वो, तो वल्नरेबिलिटी हमारा सही आंसर है। इसका एक और मतलब होता है प्री डिस्पोजिशन का, मतलब कि किसी ऐसे बिहेवियर की तरफ झुकाव ज़्यादा होना। लाइक अगर हम कहें कि सी हैज़ अ प्री डिस्पोजिशन टू लाई, मतलब ये उसका बिहेवियर का पार्ट है, उसकी आदत है झूठ बोलने की, वो उसको रोक नहीं सकती। तो एक ये मीनिंग हो गया, बट यहाँ पे जो मीनिंग है वो है वल्नरेबिलिटी टू अ डिजीज और अ कंडीशन, तो वो हो गया वल्नरेबिलिटी हमारा सही आंसर। सी वोड अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस। सी वोड अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस। कैसी स्माइल उसने पहन रखी थी? अब वोड का मतलब ये नहीं कि उसने ऐसे स्माइल चिपका ली थी, इसका मतलब है कि वो ऐसे स्माइल कर रही थी, ये एक एक्सप्रेशन है। सी वोड अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस, उसका मतलब क्या है? मॉकिंग, रिस्पेक्टफुल, रेवरेंशियल, डिफरेंशियल। अब पता है कि रिस्पेक्टफुल, रेवरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टफुल ही मतलब होता है गिविंग रिस्पेक्ट, डीप रिस्पेक्ट कह सकते हैं, गिविंग डीप रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्टफुल है, आप रेवरेंशियल है, डिफरेंशियल है आप। ठीक है, पर उसने वैसा मतलब रिस्पेक्ट वाली स्माइल नहीं पहन रखी थी, रिस्पेक्टफुल वे में नहीं कर रही थी वो स्माइल, वो मॉकिंग वे में स्माइल कर रही थी। सी वोड अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस में सी वाज मॉकिंग, तो हमारा आंसर इसमें ए मॉकिंग हुआ। ओके, सो एस्पिरेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।